हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ई पाठशाला के चैनल पर। मेरा नाम भारती है और मैं आज आप सभी को फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 4 पढ़ाने जा रही हूँ। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 पूरा कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। इसकी फुल फॉर्म है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आज हम। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। होप्स आप सभी को पसंद आए। स्टार्ट करते हैं। सब उससे पहले ज्वाइन कीजिए हमें इन सारे हैंडल्स पर। इन सब के जो आपको आईडीज़ हैं वो मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। फिजिकल एजुकेशन और जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जैसे कुछ भी डिसेबिलिटी होती है, डिसऑर्डर होता है या अलग अलग काइंड की प्रॉब्लम्स होती हैं जिन बच्चों को, जिन्हें हम स्पेशल चाइल्ड्स कहते हैं, उनके बारे में ये पूरा चैप्टर है। और उनको खेलों से और फिजिकल एजुकेशन से, उनके जो भी शारीरिक शिक्षा है उससे हम कैसे, स्वास्थ्य शिक्षा है उससे हम कैसे उन्हें रूबरू करवा सकते हैं, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि CWSN होता क्या है। जो जिन बच्चों को थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती है, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी जो नॉर्मल इंसान एक परफॉर्म कर सकता है पर वो बच्चे नहीं कर पाते हैं, चाहे चलना हो, उठना हो, बैठना हो, देखना, खेलना, कुछ भी, तो ये वो बच्चे कहलाते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर की डिसेबिलिटी क्या होती है और डिसऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले गाइज आप लोग को डिफरेंस देखना पड़ेगा कि डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर में क्या हल्के से फ़र्क है, पर क्या चीज़। डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर आर टू सेपरेट टर्म्स, दोनों सेपरेट टर्म्स है, दैट स्टैंड्स फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन। डिसेबिलिटी वो चीज़ होती है जैसे कि जो चीज़ आपको पहले से ही है या फिर कुछ समय बाद हो गई है, जैसे आप 5-6 साल के थे या कोई इंसान 12-20 ऐसी एज में आके कोई उसके साथ मिस हैपनिंग हुई और उसकी वजह से वो डिसेबल हो गया। जबकि डिसऑर्डर कोई ऐसी बीमारी जो समय के साथ आपके दिमाग में बढ़ती जाती है या फिर आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को परेशान करती है। ठीक है, तो इसके आगे अब हम सेकंड चीज़ क्या पढ़ेंगे। इसमें मैंने एक इमेज डाल रखी है, इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि दो लोग आपस में कैसे बात करते हैं और डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर में क्या फ़र्क है। जो लड़का है, फर्स्ट वाला जो लड़का है, ये कहता है आई एम मैरी, आई हैव डिसेबिलिटी सिंस आई हैड अ कार एक्सीडेंट अ फ्यू ईयर्स अगो। मुझे डिसेबिलिटी है 2 साल पहले से, जब से मेरा कार एक्सीडेंट हुआ। जबकि ये कहता है माई नेम इज़ शॉन एंड आई एम सफ़र फॉर डिसऑर्डर सिंस आई वॉज बॉर्न। मुझे डिसऑर्डर है जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मतलब कि इससे कुछ समय पहले से डिसेबिलिटी हुई है, मतलब किसी मिस हैपनिंग में इसके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से ये लंगड़ा हो गया या फिर फिजिकली अनहेल्दी हो गया, और ये जब से पैदा हुआ है तब से ही ऐसा है। ठीक है, अब ये फर्स्ट वाले चिल्ड्रन कहता है देयर आर मैनी सिमिलरिटीज़ बिटवीन अस। हम दोनों में बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि हम दोनों ही बैठे रहते हैं व्हील चेयर पर। ठीक है, वी बोथ ऑफन नीड हेल्प एंड समटाइम्स पीपल डोंट एक्सेप्ट हाउ वी आर। हमें ज़्यादातर समय ज़रूरत होती है किसी न किसी की हेल्प के लिए, और कई बार तो लोग हमें जैसे हम हैं उसके लिए एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। मतलब कि कई लोग होते हैं जो बुली करते हैं स्पेशल चाइल्ड्स को या स्पेशल पर्सन्स को, तो उस टाइप की बात हो रही है कि जो लोग बुली करते हैं या फिर जो लोग हेल्प नहीं करते हैं, हम लोग को ऐसे एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। बट वी आर हैप्पी आई एम इफ़ समवन डू सो। बट हम खुश हो जाते हैं अगर कोई हमारी हेल्प करता है या हमारे लिए फेवर कुछ करता है या हमारे से अच्छे से बिहेव करता है, तो हम लोग खुश हो जाते हैं। तो बस ये डिफरेंस है डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर में। अभी मैंने आपको डिसऑर्डर का और उसमें हल्का सा फ़र्क बताया था और इस इमेज के थ्रू भी समझाने का कुछ कोशिश करा है। अब हम पढ़ेंगे कि डिसेबिलिटी होती क्या है। डिसेबिलिटी इज डिफाइंड एज कंडीशन और फंक्शन जज टू बी सिग्निफिकेंटली इम्पेयर्ड रिलेटिव टू द यूजुअल स्टैंडर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप। ऐसी कोई चीज़ जो कि किसी भी फंक्शन, कोई भी चीज़ फंक्शन नहीं कर पा रही है, या फिर किसी इंसान को, या फिर एक ग्रुप होता है इंसानों का, या फिर कोई एक चीज़ है, जैसे किसी का है कि एक पैर काम नहीं कर रहा है, किसी का हो सकता है कि पैर और हाथ दोनों ही फंक्शन नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो एक इंसान में एक से अधिक भी डिसेबिलिटी हो सकती है कि उनके जो प्रॉपर फंक्शंस है, जो नॉर्मल इंसान के प्रॉपर काम करते हैं, वो उनके अच्छे तरीके से वर्क ना कर रहे हो या फिर परमानेंटली ही वर्क ना करते हो उनके वो पार्ट्स। ठीक है, ये तो था डिसेबिलिटी। अब हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डिसऑर्डर कि डिसऑर्डर क्या होता है।
डिसऑर्डर कैन बी डेनेड एज अ ब्लीप इन द यूजुअल फंक्शनिंग ऑफ अ पर्सन। किसी इंसान के किसी चीज़ को करने के तरीके में थोड़ी सी अलगपन हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जैसे वो नॉर्मल इंसान, मतलब कई लोगों के सोचने का तरीका अलग होता है, कई लोगों के काम करने का तरीका होता है। तो डिसऑर्डर भी ऐसे मेंटली डिसऑर्डर होता है कि आप कुछ करना और चाहते हैं, कोई नॉर्मल इंसान कुछ और तरीके से कर रहा है, बट जो डिसऑर्डर से पीड़ित है, किसी भी डिसऑर्डर से पीड़ित है, उसके काम करने के तरीके अलग हो। तो ये नॉर्मली ऐसा भी हो सकता है कि किसी को फिजिकल कुछ प्रॉब्लम हो या फिर किसी को मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। ये इमेज भी आप देख रहे होंगे कि अलग अलग लोग हैं, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बट उसके बावजूद दे आर हैप्पी। तो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, इट्स कॉजेज़ एंड नेचर, कि डिसेबिलिटी के कितने टाइप्स होते हैं, इसके कॉजेज़ क्या है, नेचर क्या है। डिसेबिलिटी के टाइप्स जो है आज मैं शायद 1 या 2 ही करवा पाऊँ, बाकी इसके बारे में हम आगे ही पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर काफ़ी ब्रॉड है, तो देखेंगे। ठीक है, डिसेबिलिटी is conceptual as being a multidimensional experience, as it may affect the organs and the body parts which hampers a person's life in many ways। डिसेबिलिटी एक ऐसा कंसेप्शन है जिसकी वजह से, जिसके एक्सपीरियंस के थ्रू इंसान के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, उन पे इफेक्ट होता है, और उसकी वजह से एक इंसान की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो सकती है। मतलब अगर आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर कोई इंसान है, वो सुबह उठता है, अच्छा खासा नॉर्मल पर्सन है, उठता है, खाता है, पीता है, निकलता है बाहर, जॉब करके वापस आ रहा होता है, तब तक उसकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, और सडनली शाम को उसका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर ऐसे कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, उसके बाद उसकी जो लाइफ है एकदम ही चेंज हो गई है। ठीक है, उसके पैरों में दिक्कत आ गई एक्सीडेंट के बाद, हाथों में, आँखों में, कुछ भी, तो उसकी वजह से उसकी लाइफ जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। पहले वो हर काम अपने आप कर पाता था, बट उस मिस हैपनिंग के बाद वो कुछ भी काम अपने आप नहीं कर सकता, या उसे हर चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, हर चीज़ में किसी ना किसी की सपोर्ट की ज़रूरत हो रही है। तो उसकी जो लाइफ है, उस पर्सन की जो भी लाइफ है, वो पूरी तरीके से बदल जाती है। बहुत सारे तरीके होते हैं जिसकी वजह से उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। नेक्स्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी विच आर एज फॉलोज। 3 टाइप की डिसेबिलिटी होती है जो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कि ये शायद आगे पीछे हो गई शीट, वेट। फर्स्ट जो होती है हमारी कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी क्या होती है? ये बेसिकली एक माइंड की डिसेबिलिटी होती है कि हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें चलती रहती हैं। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डायजीलिया, लर्निंग डिफिकल्टीज, स्पीच डिसऑर्डर, प्रॉब्लम इन सॉल्विंग मैथ्स कैलकुलेशन सॉल्विंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। शॉर्ट स्पैम ऑफ अटेंशन एंड शॉर्ट ऑफ मेमोरी आर सेड टू हैव कॉन्जिनिटिव डिसेबिलिटी। चीज़ें जैसे कई लोग होते हैं कि जो कैलकुलेशंस होते हैं वो माइंड में ही फटाफट कर देते हैं कि 2 2 = 4। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, शुरुआत से लेते हैं, आपने वो मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, तो उसमें काफ़ी ऐसे बच्चों के बारे में बता रखा है। जो उसमें ईशान होता है, उसको भी सेम प्रॉब्लम होती है। जो उसकी क्लास के नॉर्मल बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि हर चीज़ को इतनी जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। बट ईशान जो होता है, अगर उससे बोला जाता है कि 3 × 3 क्या होता है, तो बहुत टाइम बाद वो इसे सॉल्व करता है, और सॉल्व करने के बाद आंसर भी क्या लिखता है? 3। बल्कि जो दूसरे बच्चे होते हैं, अगर उनसे पूछा जाए 3 × 3 क्या होता है, तो वो लोग डायरेक्टली बताएंगे कि 3 × 3 9 होता है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ईशान का, कि ऐसे लोग जो दिमाग में इतनी सारी उनकी चीज़ें चलती हैं कि वो एक्चुअली में उनको करना क्या है या पूछना क्या है, सोचना क्या है, वो लोग समझ ही नहीं पाते। तो उनकी शॉर्ट ऑफ मेमोरी होती है, ज़्यादातर चीज़ें याद नहीं रहती हैं, कैलकुलेशंस में दिक्कत होती है, अटेंशन वो लोग ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। वो उन्हीं चीज़ों को अटेंशन देते हैं जिन चीज़ में उनका इंटरेस्ट जागता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो उन्हें अट्रैक्टिव लगती है। स्टडीज़ के थ्रू या बाकी चीज़ों के थ्रू उनका उतना मन ही नहीं करता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स बेसिकली कैसे कैसे हो सकती हैं? जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, कि जेनेटिक जो हमारे पहले से ही चीज़ें चलती आ रही हैं हमारे लाइफ में या फिर हमारे जनरेशन के हिसाब से, तो वो जेनेटिक सारी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। उसके बाद प्रेनेटल ड्रग, अगर कोई लोग, जैसे काफ़ी बच्चे होते हैं जो 12-14 साल की उम्र में ही ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, या फिर उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है अल्कोहल की वजह से, मतलब गलत आदतें वो लोग
पाल लेते हैं, तो उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है शुरुआत में, बट उसकी संगत ऐसे मिल गई, उसे फ्रेंड्स ऐसे मिल गए, या कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ हुई जिसकी वजह से वो ड्रग्स उसने लेने शुरू कर दिया, ऐसी कोई चीज़ जो बॉडी को इन्फेक्शन दे, या फिर अल्कोहल टाइप का, तो वो उसकी बॉडी को क्या करता है, ख़राब कर देता है, उसके दिमाग को ख़राब कर देता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग लेबर पेन ऑन बर्थ, अगर बर्थ हो रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर आपको लेबर पेन हो रहा है और उसमें ऑक्सीजन की कमी है, मतलब कोई जब मदर होती है अपने बच्चे बेबी को डिलीवरी करने वाली होती है, तो कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा लेबर पेन होता है, तो उस टाइम पे भी कई बार ये चीज़ अपने पेरेंट्स की वजह से याद जाती है। जेनेटिक एबनॉर्मलिटी सी सेम होता है ये, कि जिस टाइम पे वो पैदा हो रहा था बच्चा, उस टाइम पे उसे ऑक्सीजन की प्रॉपर जो भी चीज़ें होती हैं प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से अब वो इस चीज़ से पीड़ित है। तो ये था फर्स्ट हमारे डिसेबिलिटी। सेकंड डिसेबिलिटी जो है हमारी, वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है। द नेचर ऑफ दिस डिसेबिलिटी इज ऑल्सो मेंटल, सिंस द इंटेलेक्चुअल डोमेन इज रिलेटेड टू यूजिंग द कैपेसिटी ऑफ माइंड। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है, मेंटली डिसेबिलिटी होती है। अभी इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारे माइंड की कैपेसिटी है, वो एक बार में इतनी सारी चीज़ें नहीं सोच पाता है। आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें नहीं समझ आता कि कॉस थीटा, साइन थीटा, ये पॉसिबिलिटी वाला जो चैप्टर होता है, रूट, ये सारी चीज़ें कैसे होती है, बल्कि कुछ बच्चे इन चीज़ों को बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लेते हैं, बट कुछ जो होते हैं उन्हें समझ ही नहीं आता कि इनका यूज़ होना क्या है। ज़्यादातर लोग यही सोच के पढ़ाई करते हैं कि इसका यूज़ कहीं ना कहीं तो होएगा ही, कहीं ना कहीं तो होएगा ही, बट कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे ये चीज़ माइंड में अपने पहले ही बिठा लेते हैं, दिमाग में पहले से ही सोचने लग जाते हैं ऐसा कि आखिर ये सारी चीज़ें हैं क्या। कई लोगों को साइंस समझ नहीं आती, जब एसिड बेसिक के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं या फिर कुछ ट्यूब्स वगैरह से करना होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो उन लोगों को नहीं समझ आता, उन लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं होता। तो ये मेंटली इंटेलेक्चुअल डोमेन होता है, जो कि हमारे माइंड की इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि इन सारी चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से समझ पाए, या फिर दुनियादारी से एक तरीके से अलग होकर चलने की सोचते हैं ये लोग। ये भी, इनकी भी दिक्कतें क्या होती है कि कैसी ये चीज़ें आ सकती हैं। सबसे पहले जेनेटिक कंडीशंस होती हैं कि कुछ हमारे जो भी सिंड्रोम्स होते हैं उनकी वजह से कोई दिक्कत होगी, मतलब कि जो पेरेंटल हमें मिला है कि ऐसी ही चीज़ें होती आ रही हैं, या फिर ऐसे ही पेरेंट्स की वजह से हम में भी वो बीमारी आ गई है, किसी बच्चे में भी वो बीमारी आ गई है। प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई हो, फैटल ब्रेन हो गया होगा डेवलपमेंट में, इस तरीके की चीज़ें, या अल्कोहल और ड्रग। ज़्यादातर चीज़ें जो हैं जो डिसेबिलिटी देती हैं वो अल्कोहल और ड्रग की वजह से होती है, या फिर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम की वजह से होती है। तो ये तीन बेसिकली मैंने वो पॉइंट्स उठा रखे हैं जो आपके हर डिसेबिलिटी में लगभग आते ही हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है वो है फिजिकल डिसेबिलिटी। कि फिजिकल डिसेबिलिटी क्या होती है। फिजिकली डिसेबिलिटी की किसी के जो प्रॉब्लम हमारे बॉडी में होती है वो प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि हाथ में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, या फिर आँखों में प्रॉब्लम है, ये आँखों में प्रॉब्लम है, या कुछ और तकलीफ़ है, ऐसी ऐसी चीज़ें जो फिजिकल डिसेबिलिटी हमारे बॉडी पार्ट्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए अब क्या होता है। द नेचर ऑफ दिस डिसेबिलिटी इज़ फिजिकल, सिंस इट रिलेट्स टू फिजिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स इंक्लूडिंग सेंस ऑर्गेन्स। फिजिकल डिसेबिलिटी बेसिकली वो होती है जो हमें फिजिकल फंक्शनिंग करने में हमारी बॉडी के थ्रू सपोर्ट नहीं करती है, और हमारे सेंस ऑर्गेन्स भी बॉडी पार्ट्स में कहीं ना कहीं इंक्लूड होते हैं। जैसे कि अगर आप चलना चाहते हैं तो आपके सेंस ऑर्गेन्स जो है वो आपको फंक्शन करने में मजबूर करते हैं कि पैर आगे बढ़ाना है कैसे, ये क्या चीज़ करना है। तो हमारे सेंस ऑर्गेन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी का सपोर्ट नहीं करते हैं, वो सही चीज़ें आती हैं फिजिकल डिसेबिलिटी में। इलनेस लाइक कैंसर, अब इसकी क्या क्या चीज़ें होती है कि किस वजह से ये चीज़ें हमें मिलती हैं, या फिर कैसे फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। तो इलनेस लाइक कैंसर, हार्ट अटैक और डायबिटीज़ कॉज मेजॉरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी। लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी बेसिकली जो होती है वो ज़्यादातर कैंसर की वजह से होती है, हार्ट अटैक की वजह से होती है, डायबिटीज़ की वजह से होती है, ठीक है। तो इसलिए इंसान जब, अगर आपने सुना होगा तो सुना होगा कि अगर किसी इंसान को डायबिटीज़ हो जाती है तो कहते हैं कि ये तो लाइफ टाइम की बीमारी है, अब डायबिटीज़ ठीक नहीं होएगी। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डायबिटीज़ को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, तो वो सही चीज़ें करने से डायबिटीज़ कम हो सकती है, बट लोग इतना कर ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए फिजिकल डिसेबिलिटी की इनकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है। बैक पेन है, इंजरी है, आर्थिस्ट है, ये सारे भी कॉजेज़ होते हैं कि कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, किसी इंसान के कंटिन्यूसली बैक में पेन हो रहा है, कोई ना कोई इंजरी लगी है, चोट लग रही है और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो बाद में चल के टाइम के साथ साथ ये चीज़ें फिजिकल डिसेबिलिटी में आ जाती हैं। जेनेटिक कॉजेज लाइक जीन इनहेरिटेज कैन कॉज दिस डिसेबिलिटी, ठीक है। तो जेनेटिक कॉजेज़ भी होते हैं कि जो चीज़ हमें इनहेरिटेज में मिली है उसके कारण भी
हमें कोई ना कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी होती है। जैसे अगर किसी के पेरेंट्स हैं, ठीक है, मम्मा सही है, पापा को कोई बीमारी है या फिर कोई डिसेबिलिटी है, लाइक उनके पैर वर्क नहीं करते हैं, और जब बेबी हुआ है तो उसके अंदर जो सिंड्रोम्स आए हैं वो पापा के ज़्यादा आए हैं, तो फिर बच्चा भी वैसा ही होगा। तो इस वजह से ये जेनेटिक कॉजेज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, सबसे पहले लास्ट में हमने डिसेबिलिटी डिसऑर्डर्स एंड उनके बारे में पढ़ लिया था कि कितने टाइप की डिसेबिलिटीज़ होती हैं। आज हम पढ़ेंगे कि डिसऑर्डर क्या होते हैं और डिसऑर्डर कितने टाइप्स के होते हैं, इनके कॉजेज़ क्या होते हैं, नेचर क्या होते हैं, इन सब के बारे में। तो टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है फिजिकल और नॉर्मल मेंटल हेल्थ का, फिजिकल और मेंटल हेल्थ और फंक्शंस दैट कॉजेज डिसफंक्शंस। बेसिकली क्या होता है, डिसऑर्डर वो चीज़ें होती हैं जो हमें कोई भी चीज़ फिजिकली, मेंटली या फिर नॉर्मल जो फंक्शन नॉर्मल इंसान कर सकता है उन सब चीज़ों में डिस्टर्बेंस पैदा करती है। तो सबसे पहले डिसऑर्डर जो है वो है ADHD कि ADHD क्या होती है। इनकी फुल फॉर्म्स जो भी आज मैं डिसऑर्डर्स आपको बताने जा रही हूँ उनकी फुल फॉर्म्स ज़रूर याद करके जाइएगा, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन में इनकी फुल फॉर्म्स आती रहती हैं। सो ADHD की फुल फॉर्म होती है अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बेसिकली इस डिसऑर्डर में क्या होता है, जो इंसान होता है वो ज़्यादा चीज़ें सोचता है, जल्दी से किसी चीज़ का जवाब नहीं दे पाता है, किसी भी चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग करता है। तो द नेचर ऑफ दिस डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू बिहेवियर चेंजेस और डिसऑर्डर्स। ये जो डिसऑर्डर है ये रिलेटेड है बिहेवियर चेंजेस, जो इंसान के अंदर परिवर्तन आते हैं उसके बिहेवियर में, और जो भी डिसऑर्डर है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है कि जो बिहेवियर में उसके चेंजेस आते हैं। जैसे नॉर्मल इंसान है, पहले किसी से अच्छे से बात कर रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि उसे समझ नहीं आता, जैसे होता है ना मूडी लोग कि मूड स्विंग्स करते हैं, तो उस टाइप के लोग इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। सेकंड आता है बॉयज़ आर मोर सस्पेक्टेबल टू दिस डिसऑर्डर देन गर्ल्स। गर्ल्स से ज़्यादा इस चीज़ से जो पीड़ित होते हैं वो बॉयज़ होते हैं, क्योंकि बॉयज़ ज़्यादा टेंशन लेते हैं। वो लोग दिखाते नहीं हैं चीज़ों को, बट बॉयज़ ज़्यादा टेंशन लेते हैं, हर चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी गर्ल्स ही ऐसी होती हैं या सोचती नहीं है, बट जो बॉयज़ का होता है वो ज़्यादा इस डिसऑर्डर के संपर्क में आते हैं, क्योंकि उन लोगों की सोचने की धारणा बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से वो बाद में सोचना ही बंद करते जाते हैं, या फिर इतने ज़्यादा अनइंटरेक्टेड हो जाते हैं कि वो लोग सोचते ही नहीं है कि चलो छोड़ो, या फिर ऐसा हो जाता है कि उनके भी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स करने लग जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि जैसा वो बिहेव किसी के साथ कर रहे हैं वो सही या गलत है, बस किसी पे भी जल्दी से गुस्सा कर देते हैं या कुछ और, ठीक है। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे जो इमेज दिख रही है इसमें कुछ बताना चाहूँगी। एक चिल्ड्रन का है कि चिल्ड्रन को अगर ये डिसऑर्डर होता है ADHD तो वो क्या करता है, और अगर एक एडल्ट को ये डिसऑर्डर होता है तो वो क्या करता है। चिल्ड्रन को अगर होता है तो वो कोई भी असाइनमेंट बनाने में, कोई भी असाइनमेंट कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। दूसरा, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में, उस पे स्थिर रहने में बहुत ज़्यादा उसे डिफ़िकल्टी होती है, ट्रबल होता है, और उसे एक पोजीशन में स्टिल सिटिंग डिफ़िकल्टी होती है, मतलब कि एक पोजीशन में बैठने में या फिर काफ़ी ज़्यादा देर तक बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब एक पोजीशन में या फिर एक काम पे वो स्थिर नहीं रह सकता, उसे मन करता है कि बार बार कुछ ना कुछ अलग अलग करते रहें, कोई भी काम कंप्लीट करने की आदत नहीं होती है। एडल्ट्स में जब ये प्रॉब्लम होती है तो उन्हें लिसनिंग कन्वर्सेशन में, जब कोई भी कन्वर्सेशन हो रही है उसे सुनने में बहुत ज़्यादा ट्रबल होता है। मतलब उनका मन ही नहीं करता है कि कोई भी कन्वर्सेशन, वो पूरी बातचीत किसी की सुने, आधे में ही बोर होने लग जाते हैं, उठ के चले जाते हैं, या कुछ ना कुछ बीच में रोक टोक कर देते हैं, बहुत ही जल्दी तरीके से बोर हो जाते हैं। मतलब उनके अंदर कुछ भी अट्रैक्टिव रह नहीं जाते, या फिर अपने अंदर वो लोग क्या करते हैं, एक होता है ना इंटरेस्ट, कि सामने वाले का इंटरेस्ट अपने अंदर बना सके, तो वो चीज़ बना ही नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा बोर्ड एंड लेजी होते जाते हैं। टेकिंग अ लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट वर्क रिलेटेड टास्क, अगर कोई काम है वर्क रिलेटेड टास्क है तो उसे कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, टाइम टेक करते हैं। सो नेक्स्ट है कि ये बेसिकली बीमारियाँ, ये जो डिसऑर्डर है वो होते कैसे हैं, ठीक है, इसके कॉजेज़ क्या हैं। तो सबसे पहले जीन्स एंड हेरिडिटी, जेनेटिक हेरिडिटी, ठीक है, जीन्स एंड हेरिडिटी की वजह से, कि कुछ लोगों के तो जीन्स में ये प्रॉब्लम आती है कि अगर उनके मम्मी पापा बोर हैं तो वो बच्चे भी बोर होते हैं, फिर इनहेरिटेंस में आ जाती है, जैसे होता है ना विरासत में मिलती है, कि उन लोगों को ये चीज़ विरासत में ही मिलती जाती है, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ जीन्स के अंदर, जीन्स के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उनकी वजह से। सेकेंड जो होता है वो ब्रेन इंजरी एंड एपिलेप्सी चिल्ड्रन, कुछ क्या होता है कि अगर कभी बाई चांस कोई चोट लग गई हो ब्रेन में, या फिर चिल्ड्रन के अंदर शुरुआत से ही ऐसा है कि कुछ इंटरेस्टेड उसे लगता ही नहीं है, वो बोर होता रहता है, तो इस चीज़ की वजह से भी उन्हें ADHD की डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर इसके जो भी सिम्टम्स होते हैं वो नज़र आ सकते हैं। सो ये तो था ADHD। एनवायरमेंटल कॉजेज़
प्रेनेटल एक्सपोजर टू स्मोक। कई बार क्या होता है एनवायरमेंटल कॉजेज़ की वजह से भी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आजकल का जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा दूषित होता जा रहा है या फिर ख़राब होता जाता है, जिसकी वजह से हमारे माइंड पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो एनवायरमेंटल कॉजेज़ भी हो सकते हैं इसके। सो नेक्स्ट आपकी जो डिसऑर्डर है वो है SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी वर्ड से आप क्या समझते हैं कि सुनना, सेंसरी मतलब सुनना है, किसी चीज़ को महसूस करना, तो उससे रिलेटेड ये डिसऑर्डर होता है। बेसिकली दिस इज़ अ कंडीशन इन विच द ब्रेन हैज़ ट्रबल इन रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इन्फॉर्मेशन दैट कम्स इन थ्रू द सेंसेस। क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें सेंसेस के थ्रू आती है, ब्रेन जो है उन चीज़ों को रिसीव करने में, सुनने में, या उसके ऊपर कुछ भी रिप्लाई करने में, रिस्पॉन्ड करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस करता है। ठीक है, उसी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत देने लग जाती हैं। तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का मीनिंग ये होता है। अब सबसे पहले इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं कि रिएक्टिविटी टू साउंड, टच और मूवमेंट। कोई भी साउंड ज़्यादा तेज़, कुछ लोगों को होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ सुनने की आदत होती है, मतलब कि स्पीकर्स पे गाने सुनने की आदत होती है, बट इन लोगों को क्या होता है कि स्पीकर्स एंड बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनने से बहुत ज़्यादा ये चिड़चिड़े से हो जाते हैं। कोई अचानक से टच कर दे तो इन्हें अजीब सा महसूस होता है। अलग सी किसी की मूवमेंट अगर देख ली तो ये लोग बहुत ज़्यादा हकबका जाते हैं कि क्या करना है, फिर किस तरीके से इन्हें बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस होने लग जाता है। नॉट नोटिसिंग व्हेन नेम इज़ कॉल्ड, जब इनका नाम बुलाया जाता है तो ये नोटिस नहीं करते हैं। डिसइंटरेस्टेड होते हैं। पुअर मोटर स्किल्स होती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे भी कि मोटर स्किल्स आखिर होती क्या है। तो बेसिकली अभी मैं आपको बता देती हूँ कि पुअर मोटर स्किल्स कैसे होती हैं। जो भी एक बच्चे के करने का तरीका होता है, कोई भी काम, जो भी उसकी स्किल्स होती हैं, चलना, बैठना, उठना, फिरना, तो वो सारी चीज़ें इनकी पुअर मोटर स्किल्स होती हैं। मसल्स पावर्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं। लैक ऑफ अटेंशन होता है, किसी भी चीज़ में अटेंशन पे नहीं कर पाते हैं। इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, जो इनके बिहेवियर्स होते हैं वो अजीब से होते हैं या फिर नॉर्मली लोगों से मैच नहीं करते हैं। ठीक है, ये था SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो नेक्स्ट क्या है हमारा ACD। ACD की फुल फॉर्म होती है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में क्या होता है बेसिकली कि बच्चा जो है या फिर कोई भी इंसान जो है, उन लोगों को बहुत सारी तकलीफ होती हैं, हर चीज़ के लिए मना करते रहते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। द नेचर ऑफ दिस डिसऑर्डर इज़ रिलेटेड टू मेंटल इलनेस विच देन चेंजेस द बिहेवियर। इसमें जो है इंसान के अंदर मेंटल इलनेस होती है, दिमागी तौर पर वो बीमार होता है, जो उनके बिहेवियर को भी चेंज करते हैं। जेनेटिक्स, ये किस वजह से हो सकता है, जेनेटिक पे भी हो सकता है कि चाइल्ड में नेचुरल डिस्पोजिशन आया है इसका, ठीक है, एंड ज़रूरी हो सकता है पॉसिबली ये न्यूरोबायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि नर्व्स में कोई दिक्कत है या ब्रेन फंक्शन जो है उसे ODD टाइप की कोई बीमारी हो। ODD भी हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि ODD कौन से डिसऑर्डर होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो ये चीज़ जेनेटिक भी हो सकती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ASD का क्या होता है कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी होती हैं इसमें, कि कोई चीज़ कैसे, मतलब लैक ऑफ सुपरविज़न है, कि पेरेंट्स ने जैसे उन्हें परवरिश दी है या उस टाइम पे बच्चे पे इतना ध्यान नहीं रख पाए पेरेंट्स उनके सुपरविजन में, जिस वजह से बच्चे के अंदर ऐसी कुछ भी चीज़ें आ गई हैं। डिसिप्लिन हार्श होता है, कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो इस वजह से बार बार बच्चा जो है ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस सुन के भी इस तरीके से जैसे ढीठ बच्चे हो जाते हैं तो उस टाइप का हो जाता है। तो इस वजह से ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी नहीं होनी चाहिए डिसिप्लिन में। और अब्यूज़ और नेगलेक्ट ऑल्सो कॉज ODD। और कई बार क्या होता है कि जैसे बहुत ज़्यादा अब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज़ करा जाता है बच्चे के जब आसपास में, तो उस वजह से भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं और ODD हो सकता है। सो ये था ODD। इसके आगे क्या है आपका OCD, कि OCD क्या होता है। ये जो डिसऑर्डर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत पूछा भी जाता है। उससे पहले मैं आपको पीछे वाले उसमें एक चीज़ बता देती हूँ। इसमें बच्चा क्या करता है, चीज़ों को रिजेक्ट करता है कि नहीं, किसी से गले वले नहीं मिलना, कि ज़्यादा मिलनसार नहीं होता। ज़्यादातर स्लीपिंग प्रॉब्लम होती है कि कभी तो मन करता है कि बहुत ज़्यादा ही सो जाएं और कभी मन करता है कि नहीं मुझे तो नींद नहीं आ रही। हाइपर एक्टिविटी होती है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड चीज़ों को देख के होता नहीं है, एक अचानक से सडन रिएक्शन आता है तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी करता है। कई बार बहुत ज़्यादा चीज़ें कर जाता है, पूरे दिन में पूरा थक जाता है। तो इस तरीके से प्रेफर टू प्ले अलोन। एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट टाइप के कुछ लोग होते हैं। तो ये कौन से होते हैं, इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं कि ये लोग अकेले खेलना, अकेले चलना, अकेले रहना ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं। स्पेन ऑब्जेक्ट्स की चीज़ों को अच्छे से नहीं रखना या फिर कुछ उनके अंदर गड़बड़ी करते रहना। डिलेड स्पीच डेवलपमेंट, ये ज़्यादा बोलने की आदत इन्हें नहीं होती है एंड बहुत कम बोलते हैं या फिर बहुत देरी से बोलना सीखते हैं। कई बच्चे होते हैं ना कि 2 साल की एज में, 3 साल की एज में या उससे पहले ही बोलना सीख जाते हैं और कई बच्चे 5-5 साल की एज तक बोलते ही नहीं हैं। तो उस टाइप के
डिसऑर्डर्स होते हैं, ये उस टाइप्स के सिम्टम्स होते हैं इसके। नेक्स्ट मैं आपको ओसीडी बता रही थी कि ओसीडी क्या होता है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें बेसिकली क्या होता है, एक इंसान को कोई भी चीज़ बार बार या लगातार करने की आदत पड़ी होती है। द सिम्टम्स ऑफ दिस डिसऑर्डर आर पीपल डूइंग रिपीटेटिव बिहेवियर्स, बार बार क्या है, सेम बिहेवियर्स अप्लाई करते हैं लोग, परफॉर्मिंग रूटीन टास्क ओवर एंड ओवर अगेन और हैविंग सर्टेन थॉट्स रिपीटेडली, कोई भी चीज़ बार बार एक ही चीज़ को सोचते रहते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो बार बार वो काम करते रहते हैं। जैसे अगर किसी इंसान को हाइजीन प्रॉब्लम है तो वो क्या करता है, बार बार हर 2 सेकंड में या हर 5 मिनट में वो क्या करता है कि अपने हैंड वॉश करने चला जाता है। ठीक है, किसी को घूमने फिरने की आदत है तो बार बार क्या करता रहता है, 5-5 मिनट में 10-10 मिनट में बाहर घूमने निकल जाता है। पढ़ने की आदत है तो पढ़ता रहता है। फिर कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ को सैनिटाइज, जैसे आजकल तो कोरोना की वजह से इंसान को सैनिटाइज करना पड़ता है, तो कोई लोग तो होते हैं एक बार कर लिया ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें ज़्यादा हाइजीनिक प्रॉब्लम है, जिन्हें ज़्यादा टेंशन वगैरह होती है, तो वो क्या करते हैं, हर 5 मिनट में सैनिटाइज करते रहते हैं, अपने आप को सैनिटाइज करते हैं, हाथों को सैनिटाइज करते हैं, हैंड वॉश करते रहते हैं। वैसे ये चीज़ अच्छी है हैंड वॉश करना एंड ऑल, बट ये ओसीडी टाइप का भी डिसऑर्डर है कि बार बार कोई चीज़ रिपीटिव तरीके से करते जाते हैं। एक चीज़ होने के बाद भी कई बार लोग ज़्यादा खाते रहते हैं, मतलब हर 10 मिनट में, हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ उनको खाने के लिए चाहिए होता है, तो वो चीज़ें भी। सेकेंड, सम एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर आर फ्रिक्वेंट और एक्सेसिव हैंड वॉशिंग आता है, काउंटिंग थिंग्स रिपीटेडली, किसी भी चीज़ को बार बार काउंट करना, चेकिंग इफ़ अ डोर इज़ लॉक्ड अगेन एंड अगेन, और चेक करना कि डोर लॉक है या नहीं है, बार बार। तो ये सारी चीज़ें किस डिसऑर्डर में आती हैं, ओसीडी डिसऑर्डर में, कि बार बार कोई भी चीज़ रिपीटेड करते जाते हैं ये लोग। ठीक है, नेक्स्ट है ओडीडी। अभी हमने जब पीछे पढ़ा था तो हमने ओडीडी कॉजेज पढ़े थे, तो अब पढ़ते हैं कि ओडीडी बेसिकली होता क्या है। तो ओडीडी अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर, किसी भी बच्चे में अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर होता है तो उस चीज़ को ओडीडी कहते हैं। अब क्या है, नेचर ऑफ दिस डिसऑर्डर इज रिलेटेड टू सोशल बिहेवियर्स, जो बाहर के बिहेवियर्स होते हैं उन पे इनका नेचर डिपेंड करता है। सोशल बिहेवियर्स जो होते हैं, दिस बिहेवियर डिसऑर्डर यूजुअली टेक्स प्लेस इन अर्ली टीनेजर्स में ये होता है कि सामने वाले के रिस्पॉन्स पे आपका रिस्पॉन्स क्या करता है, डिपेंड करता है कि अगर सामने वाला आपसे प्यार से बात कर रहा है तो ठीक है, मैं भी प्यार से बात कर लेती हूँ। अगर सामने वाला बात नहीं कर रहा है ढंग तरीके से तो मुझे भी कोई पड़ी नहीं है कि मैं उससे बात करती हूँ। तो इस तरीके के डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ओडीडी डिसऑर्डर्स होते हैं। कई बार तो ये भी होता है कि सामने वाला अगर आपसे अच्छे से बात कर रहा है या अच्छे से आपके साथ बिहेव कर रहा है तभी भी आप इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि उसको अपोजिट रिएक्शन ही देते हैं। सो मेन सिम्टम्स ओडीडी के क्या होते हैं, पैटर्न्स ऑफ एंगर, की बात पे गुस्सा करते रहते हैं, इरिटेबल मूड, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं एंड ज़्यादातर लोगों से इनकी बनती नहीं है। सेइंग हेटफुल थिंग्स, ऐसी चीज़ें कहते हैं जो शायद सामने वाले इंसान को अच्छी ना लगे एंड बहुत ज़्यादा हेटफुल चीज़ें कहते हैं। राइजिंग अप एट ट्राइबल मैटर्स, जल्दी से किसी भी ट्राइबल मैटर्स में कूद पड़ते हैं या फिर बोलने लग जाते हैं। सिकिंग रिवेंज एक्सेट्रा, और रिवेंज, दुश्मनी की भावना इन लोगों के अंदर ज़्यादा होती है। तो ये था ओडीडी। अब क्या है कि ओडीडी के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया, हमने ओसीडी के बारे में पढ़ लिया, सारी बीमारियां हमने पढ़ ली। अब इसके बाद क्या है कि डिसेबिलिटी एटिक्वेट्स क्या होते हैं, कि आपको अगर कोई इंसान डिसेबल है तो उसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए एंड उन्हें कभी भी ये फील नहीं करवाना चाहिए कि मतलब आप उनसे ज़्यादा बेहतर है। जो स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं, स्पेशल चाइल्ड होते हैं, तो उन्हें हमेशा एक अच्छे तरीके से उनके साथ बिहेव करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ऑलवेज रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ अ डिसेबल्ड पर्सन, इंडिविजुअलिटी एंड डिज़ायर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो भी इंसान डिसेबल्ड पर्सन है उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अकेले में भी, इंडिपेंडेंसली तरीके से भी, कि मतलब उन्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो उनकी हेल्प कीजिए नॉर्मल तरीके से, क्योंकि आपके पास वो सारी स्किल्स हैं जो शायद वो लोग परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, उन्हें परफॉर्म करने में डिफ़िकल्टी होती है, तो उनकी हेल्प कीजिए। सेकेंड क्या है, कीप मैनर टू एनकरेज रैदर देन करेक्टिंग, उनको एनकरेज करिए कि वो लोग जो कर रहे हैं हाँ ठीक कर रहे हैं और इसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इसकी जगह कि उन्हें करेक्ट कर रहे हैं कि अरे तू तो ये गलत कर रहा है, इसे ऐसे मत कर, ऐसे कर। तो ऐसे करने की बजाय क्या कर सकते हैं आप, उन्हें एनकरेज कर सकते हैं कि ये तो तू बढ़िया कर रहा है, ये जो तुम कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, पर इससे भी अच्छा तुम कर सकते हो। तो इस तरीके से आप उन्हें एनकरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, गिव एक्स्ट्रा टाइम फॉर द कन्वर्सेशन एंड बी पेशेंट। अगर किसी इंसान को बोलने में जैसे डिसेबिलिटी है कि बोल नहीं पा रहा है, वो बहुत अटक के बोल रहा है, तो उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दीजिए उनकी बात कंप्लीट करने में एंड उनके साथ पेशेंट रहिए कि अगर जब तक उस बंदे की बात कंप्लीट नहीं हो रही है तब तक आप लोग बीच में ना रोका टोकी करें। ठीक है, इससे पहले
ये जो आपको इंसान दिख रहे हैं ये डिसेबल है, तो ये बोलते हैं, एक महिला आती है इनके पास और कहती है मे आई हेल्प यू टू क्रॉस, तो वो कहते हैं नो थैंक्स आई एम वेटिंग फॉर माई राइड, मैं वेट कर रहा हूँ अपनी राइड के लिए। तो ये एक नॉर्मल एडिकेट्स हैं कि आप किसी से प्यार से बात कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले इंसान को हेल्प की ज़रूरत है उससे पूछिए, ऑफ़र कीजिए उसे हेल्प, उनके रिस्पॉन्सेज को सुनिए और फिर उनके डायरेक्शंस को फॉलो कीजिए जो भी वो कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने तो अभी मना कर दिया कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरी राइड आ रही है, बट कई बार लोगों को एक्चुअली में ज़रूरत होती है तो उनकी हेल्प कीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कि जो CWSN वाले चिल्ड्रंस होते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इन लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज़ को कैसे हम बेहतरीन बना सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होती हैं इनकी। तो सबसे पहले तो इंक्लूसिव क्लासरूम रहना चाहिए, कि जो आपका क्लासरूम का जो भी एक तरीका है या फिर जो भी आपके क्लासरूम का एक बिहेवियर है वो चीज़ बहुत ही शांत स्वभाव से होनी चाहिए। एंड इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अकेलापन इन्हें महसूस ना हो कि किसी ने इन्हें, मतलब अगर कोई इंसान अकेला है तो उसे अकेला छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन लॉज होने चाहिए जिनमें चिल्ड्रंस जो स्पेशल नीड की होती है उन्हें भी एजुकेशन देनी चाहिए और नॉर्मल क्लासरूम में इन्हें बाकियों की तरह ही एक्सेप्ट किया जाना चाहिए इंक्लूसिव क्लासरूम्स में, ठीक है। सेकंड आता है आपका असिस्टिव टेक्नोलॉजीज़। इसमें क्या होता है, आपको क्रिएट करने होते हैं अलग अलग टाइप की चीज़ें, मतलब कि इन लोगों को ऐसा महसूस ना हो कि ये चीज़ मतलब हमारे टाइप की नहीं है, इसे नॉर्मल इंसान ही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। इन लोगों को कभी भी ये चीज़ फील नहीं होनी चाहिए। असिस्टिव टेक्नोलॉजी में क्या होता है, क्रिएटिंग डिवाइसेस, टूल्स और इक्विपमेंट्स, आप इक्विपमेंट्स के थ्रू इनकी हेल्प कर सकते हैं या फिर अलग अलग चीज़ें इन्हें बता सकते हैं। कुछ बॉल्स हैं या फिर कुछ अलग अलग तरीके होते हैं जिनके थ्रू आप इनको हेल्प कर सकते हैं या इन्हें इंटरेस्टेड अपने अंदर बना सकते हैं, जिनसे कि ये लोग भी सोचें कि हाँ हम एबनॉर्मल होते हुए भी बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। थर्ड क्या होता है, अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से एक डिसेबल पर्सन के साथ या फिर कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें एक्चुअली में नीड होती है हेल्प की एंड चीज़ों की, या फिर फिजिकल एजुकेशन हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें बताते हैं हमारे हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें एंड ऑल, तो उन सारी चीज़ों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फोकस ऑन क्रिएटिव गेम्स। हमेशा फोकस करना चाहिए क्रिएटिव गेम्स पे। जो भी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड होते हैं उनके भी हमेशा आइडियाज़ सुनने चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे वो क्रिएटिव है या नहीं है, ठीक है। तो गाइज ये चैप्टर कंप्लीट होता है। होप सो आप सभी को समझ आया हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमें ज्वाइन कीजिए इन सारे हैंडल्स पर। थैंक यू।